नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य द्वारा रचित कहानी संग्रह कुब्जा सुंदरी की 13 कहानियों के क्रम में नवी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है चुनाव। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कोट्टूर जिले के इसी नाम के सबसे बड़े कस्बे में हरिजनों का एक मोहल्ला है, जो पहले कंटाचेरी कहलाता था, लेकिन अब पिछले 4 वर्ष से जेम्स पिट कहलाने लगा है। उसी मोहल्ले में सीरंग नाम का एक हरिजन रहता था। वहाँ के करीब 30 अछूतों में अकेला वही था जो अपना पेट अच्छी तरह पाल लेता था। जेम्स पिट के निवासी अधिकतर कुली थे, जो सोनाई के पहाड़ के बगीचों में रोज़ की मजदूरी पर काम कर अपनी जीविका चलाते थे। सीरंग कुलीगिरी नहीं करता था। वह कोट्टूर और पास के दूसरे बाजारों से चीज़ें खरीद कर लाता था और कॉफ़ी के बगीचे के यूरोपियन मालिकों के यहाँ थोड़े से मुनाफे पर बेच देता था। इस तरह वह अच्छी खासी रकम पैदा कर लेता था। पहाड़ के सभी स्त्री पुरुष उससे दयालुतापूर्वक व्यवहार करते थे और उस पर विश्वास करते थे। ठेकेदार सीरंग की ईमानदारी और अच्छी आदतों की खबर कोट्टूर के कलेक्टर को भी मिल चुकी थी। जब म्युनिसिपल बोर्ड में हरिजन मेंबर की जगह खाली हुई तो पुलिस सुपरिटेंडेंट, जिला के मेडिकल ऑफिसर और लंदन मिशन के पादरी ने अंग्रेजी क्लब के खासनामा स्वामी प्रिय को उस जगह पर नामजद करने के लिए कलेक्टर पर जोर डाला। लेकिन कलेक्टर की पत्नी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और कहा कि पहाड़ पर रहने वाली सब अंग्रेज औरतें सीरंग ठेकेदार के पक्ष में हैं, इसलिए इस जगह पर उसी को नियुक्त करना चाहिए। स्वभावतः वह अपने पति को यह समझाने में सफल हो सकी कि जो कुछ मैं कह रही हूँ वही ठीक है। आप लोग नहीं समझते कि अगर हम क्लब के चपरासी को नामजद करेंगे तो शहर के देशभक्त इसके विरुद्ध आंदोलन और उपद्रव करेंगे। हमें होशियारी से काम लेना चाहिए, कलेक्टर ने दूसरे अफसरों को समझाते हुए कहा, और इस प्रकार की आपत्तियों का समाधान करते हुए सीरंग का नाम पेश कर उसे नामजद करा दिया। सीरंग की कमाई उसी समय से कम होने लगी। अब वह बड़ा आदमी बन गया था। कलेक्टर और बड़े बड़े अफसर उससे हाथ मिलाते और बातचीत करते थे। अब उसने अपने कारोबार की ठीक तरह से देखभाल करनी छोड़ दी थी। चीज़ें खरीदने के लिए खुद न जाकर वह अपने भतीजे को भेज देता था। पहाड़ी पर वह दिन में केवल एक बार जाता था और अपने बदले ज़्यादातर भतीजे को ही भेजता था। उसे वह अपने मुनाफे में हिस्सा दे देता था। जैसे जैसे सीरंग का ध्यान अपने व्यापार की ओर बढ़ने से कम होता गया, वैसे वैसे मुनाफा भी कम होता गया। उसे अब अपने परिवार के खर्च के लिए रुपया नहीं बचता था, इसलिए वह बागवानों की पत्नियों से पेशगी मिला हुआ रुपया खर्च करने लगा, यह सोचकर कि यह हमारा पुराना और ईमानदार ग्राहक है, अब म्युनिसिपल काउंसिलर के पद पर है। दुकानदार उसे उधार देते थे, लेकिन अब सीरंग को औरतों को हिसाब देते समय कुछ झूठ बोलना पड़ता था। व्यापार में जब कोई बेईमानी करने लगता है, चाहे वह कम हो या ज़्यादा, तो उससे जल्दी ही उलझनें पैदा होने लगती हैं और अंत में व्यापारी सदा के लिए नष्ट हो जाता है। यही बात सीरंग के साथ हुई। उसने पहले जो मान पाया था कि उसे अब वह खो बैठा। पहले लोग कुछ तो हंसी में और कुछ गंभीरता के साथ कहा करते थे कि सीरंग सबसे ज़्यादा ईमानदार काउंसिलर है, लेकिन अब उनका यह कहना भी बंद हो गया। म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन गोपाल चेट्टियार की एकाएक मृत्यु हो गई और उनकी जगह दूसरे आदमी के चुनाव के लिए तैयारियां होने लगीं। एक ओर तो सूद के बड़े व्यापारी धनपाल चेट्टियार खड़े हुए और दूसरी ओर वकील रामस्वामी मुदलियार उनके विरोध में उठे। 1 महीने तक बाजार में और वकीलों के बीच बस इसी चुनाव की चर्चा रही। रायों के लिए दौड़ धूप शुरू हुई। चुनाव की तारीख निश्चित होने से 4 दिन पहले सुनाई पड़ा कि रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है। कुछ ने कहा कि चेट्टियार ने हर मेंबर के वोट के लिए 1-1, 2-2 हज़ार रुपये लगाए हैं। यह तो कुछ अंशों में ठीक थी और कुछ अंशों में गलत बात थी। रामस्वामी मुदलियार ने बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया कि मैं इस तरह की चालें नहीं चलूँगा। इससे उनके मित्रों का उत्साह ठंडा पड़ गया। उनकी सलाह न मानकर मुदलियार ने अपने इरादे पर दृढ़तापूर्वक जमे रहे। चुनाव सोमवार की सुबह 8 बजे होने वाला था। एक दिन पहले इतवार की रात को 8 बजे मुदलियार ने गाढ़े मित्र उनके घर पर जमा हुए। ठीक है, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हम लोगों की नाक कट जाएगी, सूंघनी के व्यापारी रंग पिल्लई ने कहा। इस हाल के बाद हम कोट्टूर में नहीं रह सकते, हमें कहीं और चला जाना पड़ेगा, सीतारामैयर दुकानदार बोले। मुदलियार ने कोई जवाब नहीं दिया। सीतारामैयर ने फिर कहा, तो इसका मतलब है कि हर आदमी पब्लिक को बेईमान बनाता रहे और म्युनिसिपैलिटी वाले कुछ न करें और खड़े खड़े तमाशा देखते रहें। आजकल की बेईमानी को हम कहाँ रोक सकते हैं। पहले के चेयरमैन बड़े इज्जत वाले होते थे, आजकल तो ईमानदार आदमियों को कोई कहीं मौका नहीं देता है, मुदलियार ने कहा। मुदलियार साहब, जहर को जहर ही मारता है। आपको इस मामले में ज़्यादा दिलचस्पी लेनी चाहिए। इस तरह की उदासीनता से काम नहीं चलेगा, वैद्य राघवाचारी बोले। 2 मिनट बाद घड़ी में 9 बज गए।
देखिए, घड़ी भी हमें अच्छा शकुन बता रही है। अब हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह कहते हुए सीताराम मैर खड़े हो गए और मुदलियार के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें बड़ी मोहब्बत के साथ उनके दफ्तर में ले गए। 1 घंटे तक दोनों ने एकांत में बातचीत की। तब सीताराम मैर मुस्कुराते हुए बाहर आए और सभा को संबोधित करते हुए बोले, सब कुछ ठीक है, काम पूरा हो गया। अब आप लोग जो कुछ ज़रूरी समझें करें। सब कुछ एक रात में ही करना है। यह समाचार सुनकर सब खुशी से खिल उठे। सारी रात मोटरें दौड़ती रहीं। 2 बजे मुदलियार के घर खबर पहुंची कि 35 मेंबरों में 17 उन्हें अपना मत देने के लिए पक्के हो गए हैं। इसमें से 10 ने तो चेट्टियार के भेजे हुए रुपये लौटा दिए और साथ कहा कि हम किसी और से भी रुपया नहीं लेंगे, लेकिन मुदलियार को अपना मत अवश्य देंगे। बस एक मत और पक्का करना रह गया था। बाकी 18 काउंसिलरों में से एक ने किसी काम से नागपटन गया हुआ था और वह दूसरे दिन तक वापस नहीं लौट सकता था। 16 मत धनपाल चेट्टियार के पक्के थे। उनमें से एक भी नहीं तोड़ा जा सकता था। केवल सीरंग का मत बचा था और वह अनिश्चित था। चारों ओर ढूंढने पर भी अभी तक सीरंग का पता नहीं लगा था। मालूम हुआ कि वह पहाड़ी पर गया है। उसके छोटे भाई मास्टर मुनिस्वामी से भी पूछा। सूंघनी के व्यापारी रंग पिल्लई ने कहा, हाँ, हम उसके पास गए थे। वह अभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। पहले उसने कहा कि शायद सीरंग पहाड़ी पर गया है, फिर बोला कि घर में ही कहीं छिपा है। परेशानी की इन बातों में भला गरीब आदमी अपने को क्या फंसाए। उन्हें तो चतुराई से काम करना होता है। अगर वे एक के भले बनेंगे तो दूसरा उनसे बिगड़ जाएगा। ऐसा मालूम होता है कि एड़ी चोटी का पसीना एक करने पर भी नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। सीतारामैया बोले, निराश होने से क्या फ़ायदा। यह कहते हुए रंग पिल्लई गुस्से में उठकर खड़े हो गए। तो खुद ही क्यों नहीं कोशिश करके देखते, सीतारामैया ने ताना मारते हुए कहा। हम गरीबों का कौन विश्वास करेगा, हम अमीर थोड़े ही हैं, रंग पिल्लई ने उत्तर दिया। मुदलियार, सब ने कुछ, रंग पिल्लई को ही करने दो। अब मैं कुछ नहीं करूँगा। मेरा अब इस मामले से कोई वास्ता नहीं, सीतारामैया ने कहा। यह झगड़ने का वक्त नहीं है, वीर राघव चेट्टियार ने कहा और सीतारामैया को, जो उठकर खड़े हो गए थे, पकड़कर फिर उनकी जगह पर बैठा दिया। फिर वह मुदलियार के पास जाकर बोले, हमें तो इस काम में हाथ नहीं डालना चाहिए था, लेकिन जब हमने एक बार काम उठा लिया है तो उसे कामयाबी के साथ पूरा करना चाहिए। हम जो कुछ चेष्टा कर पा रहे हैं उसे किस मुंह से बोलकर खो दें। सीरंग का मामला रंग पिल्लई को सुपुर्द कर दो। आगे भगवान मालिक है, हम जरूर जीतेंगे। मुदलियार भी उस समय जोश में थे। वह अंदर गए। बक्स के खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। मुदलियार हाथ में एक थैली लिए हुए बाहर निकले और रंग पिल्लई के साथ लेकर दूसरे कमरे में चले गए। सूंघनी के व्यापारी रंग पिल्लई जेम्स पेट पहुंचकर मुनिस्वामी से मिले। उन्होंने बिना कुछ कहे सुने कागज़ के 5 बंडलों में लपेटे हुए चांदी के 100 रुपये उसके हाथ पर रख दिए। मुनिस्वामी ने अपने जीवन में कभी सपने तक में इतने सारे चांदी के रुपये एक साथ नहीं देखे थे। वह रंग पिल्लई की ओर टकटकी बांधकर देखता रहा। उसकी आंखों में पागल की सी झलक थी। रंग पिल्लई ने कहा, बहुत से आदमियों ने तुम्हें भला बुरा कहा होगा। इन दिनों गरीबों की मदद कौन करता है और कौन उन पर विश्वास करता है, यह तो गरीब ही जानता है कि उन्हें कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। भाई, ये रुपये तुम्हारे हो चुके। हम जीत रहे हार रहे, मुझे सच सच बता दो कि सीरंग कहाँ है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। सीरंग को धनपाल चेट्टियार ने अपने अस्तबल में ताले में बंद कर रखा है और बाहर पहरा लगा दिया है। आपको शायद पता नहीं कि उसने चेट्टियार से 150 रुपये उधार ले रखे हैं। वे कल उसे अपने साथ म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर ले जाएंगे, अध्यापक मुनिस्वामी ने बताया। अच्छा मुनिस्वामी, सुनो, इस मामले में मैं जैसा कहूँ वैसा करो। रुपये का कोई ख्याल नहीं, रंग पिल्लई ने कहा। थोड़ी देर तक वे कानाफूसी करते रहे। तब तक यह कहते हुए कि जरा ठहरिए, मुनिस्वामी घर से भीतर चला गया। कुछ समय तक सीरंग की माँ से बातचीत करने के बाद वह बाहर आया और चेरी मरियम्मा मंदिर के सामने वाली पत्थर की बेंच पर रंग पिल्लई को बैठाकर और स्वयं उनकी गाड़ी पर चढ़कर धनपाल चेट्टियार के मकान की ओर चल दिया। धनपाल चेट्टियार अपने घर की बरसाती में अपने मित्रों के साथ बेंच पर बैठे हुए थे। लालटेन की रोशनी में वह पेंसिल से कुछ लिख रहे थे। मुनिस्वामी गाड़ी से उतरकर चेट्टियार के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मालिक, इस समय आकर मैंने आपके काम में जो रुकावट डाली है उसके लिए माफ़ कीजिए। सीरंग की माँ मर रही है, कह नहीं सकता वापस लौटने पर जिंदा मिलेगी या नहीं। आप सीरंग को भेज दीजिए, वह अपनी माँ से मिलाए। एकाएक एक बुढ़िया को क्या हो गया। यह सब गड़बड़ घोटाला है मालूम होता है। मुदलियार ने तुम्हें यहाँ भेजा है, धनपाल चेट्टियार ने कहा। भगवान जानता है मालिक, झूठ बोलकर हम बच थोड़े ही सकते हैं। बुढ़िया तो सचमुच दस्त आ रहे हैं, वह बचेगी नहीं। उसे कल 20 दस्त आ चुके हैं और वह बेहोश पड़ी है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, किसी तरह मेरे भाई को भेज दीजिए, नहीं तो मेरी माँ की आत्मा तड़पती रह जाएगी। यह कहकर वह बड़े करुणाजनक ढंग से रोने लगा। अच्छी बात है श्रीनिवास अय्यर, तुम सीरंग के साथ जाओ और देख कर आओ कि बात क्या है, चेट्टियार ने अपने क्लर्क से कहा। इसमें कोई चाल है, चेट्टियार तो सब पर विश्वास कर लेते हैं, किसी ने कहा।
क्लर्क श्रीनिवास अय्यर अंदर चला गया और सीरंग को अस्तबल से निकाल कर पीछे के रास्ते से गाड़ी के पास ले गया। मुनिस्वामी भी वहीं पहुंच गया। तुम क्या सोच रहे हो? गाड़ी में बैठ जाओ, धनपाल चेट्टियार ने कहा। छुआछूत का विचार उस समय मिट गया था। चुनाव के कामों में इन बातों पर कैसे ध्यान दिया जा सकता। दोनों एक ही गाड़ी में सवार हो गए। जेम्सपिट पहुंचकर जब गाड़ी सीरंग के घर के सामने ठहरी तो अंदर से बड़े जोर से रोने की आवाज़ आई। बात तो सच मालूम होती है, श्रीनिवास अय्यर ने मन में सोचा और सीरंग से कहा कि घर में जाकर देखो क्या मामला है। सीरंग और मुनिस्वामी अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद मुनिस्वामी बाहर निकला और ब्राह्मण के कान में यह कहकर कि प्राण निकल गए फिर अंदर चला गया। हाय तुम तो चल बसी, हाय तुम तो छोड़ गई, हमारा तो घर बर्बाद हो गया। अंदर से विलाप करने की आवाज़ आई। श्रीनिवास अय्यर ने एक लड़के से जो पास खड़ा उसे देख रहा था पूछा, इस घर में क्या हो गया है? आपको नहीं मालूम? बुढ़िया को हैजा हो गया था, वह मर गई, लड़के ने जवाब दिया। श्रीनिवास अय्यर के होश उड़ गए। एक तो अछूतों की बस्ती और दूसरे हैजा। उसने तय किया कि यहाँ रुकने से कोई लाभ नहीं। इतने में मुनिस्वामी भी बाहर आ गया और बोला, बुढ़िया बेहोश है साहब, न तो वह बोलती है न उसे सांस आती है, शायद वह मर चुकी है। सीरंग की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, आप जाइए। अय्यर जल्दी जल्दी घर की ओर चल पड़ा। घर के अंदर बुढ़िया ने इशारा करके अपने बेटे को अपने पास बुलाया। सीरंग अपना कान अपनी माँ के मुंह के पास ले गया। मेरे बच्चे, वे 1000 रुपया देने को कहते हैं, इसे इनकार नहीं करना चाहिए। पागलपन मत कर और बुढ़िया का कहना मान। बात क्या है? क्या तुमने इसलिए मुझे बुलाया है? सीरंग बोला। ओह, मुनिस्वामी ने जोर से कहा और दूसरों से भी उसका साथ दिया। वे सबके सब जोर जोर से रोने लगे। मेरे बच्चे, बूढ़ी औरत ने फिर कहा, मुझे हैजा वैजा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मुझे अजीब सा लग रहा है। सूंघनी बेचने वाला जो 1000 रुपया लाया है वह ले ले और इस अभागे कारोबार को बंद कर दे। अपना कर्ज उतार कर भले आदमियों की सी जिंदगी बिताओ। मुझे अब ज़्यादा दिन जीना नहीं है। सीरंग भय, क्रोध और आश्चर्य से परेशान चुपचाप खड़ा रहा। घर वाले मुनिस्वामी के संकेत के अनुसार एक बार फिर हाय हाय कर रो उठे। सीरंग आकर रंग पिल्ले के पास खड़ा हो गया। रंग पिल्ले ने कहा, सीरंग गाड़ी में बैठो, मुदलियार के घर पहुंचकर मैं तुम्हें सब बातें समझा दूंगा। वे सब अंदर बैठ गए और रंग पिल्ले ने कहना शुरू किया, सीरंग तुम बड़े भाग्यवान हो। जब सारे आदमी इस तरह रुपया कमा रहे हैं तो तुम ही क्यों चूको? तुमने ही क्या कसूर किया है? इस मौके को हाथ से न जाने दो। बताओ तुम क्या चाहते हो? उसे पूरा कराने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जब तक गाड़ी मुदलियार के घर पहुँची तब तक वह सीरंग से इसी तरह बातें करते रहे। रंग पिल्लई ने जाकर मुदलियार से थोड़ी देर एकांत में बातचीत की। तब तक वह हाथ में एक कपड़े की पोटली लिए हुए सीरंग के पास आए। सीरंग बरामदे के बाहर ही बैठा था। पोटली उसके सामने रखते हुए रंग पिल्लई ने कहा, देखो इसमें इतना रुपया है जितना तुम जिंदगी भर काम करके भी नहीं कमा सकते। अपना सारा कर्ज चुका दो और कोई कारोबार शुरू करो। मुदलियार तुम्हें इससे भी ज़्यादा रुपया देंगे। वह इस बात का ध्यान रखेंगे कि तुम्हें किसी बात की कमी न रहे। सीरंग गूंगा बना बैठा रहा। वीर राघव चेट्टियार ने पोटली उठाकर सीरंग की गोद में डाल दी और कहा, उठो, शपथ लो, सब बात पक्की हो गई। अब किस सोच विचार में पड़े हो? सीरंग ने पोटली अपनी गोद में से उठाकर एक तरफ जमीन पर रख दी और 1 मिनट तक वह सोचने का बहाना बनाता रहा। सब लोग चुपचाप इस इंतजार में रहे कि कुछ कहेगा, लेकिन लोगों के देखते ही देखते वह कूदकर गली में भाग गया। कुछ आदमी उसके पीछे दौड़े, लेकिन वह इतना तेज भागा कि जल्दी ही सबकी आंखों से ओझल हो गया। चला गया, यह कहते हुए सब लोग वापस आ गए। मुदलियार रुपयों की थैली उठाकर अंदर ले गए। उसे ताले में बंद कर वह लौटे और बोले, देखा बदमाश ने हमें कैसा धोखा दिया, अपनी नीच जाति का सबूत दिया है। सबने मिलकर कहा। दूसरे दिन चुनाव के समय सीरंग मौजूद नहीं था, उसकी माँ मर गई। एक ने कहा, नहीं नहीं, वह सब चाल थी। दूसरे बोले, जो काउंसिलर नागपटन गया था वह लौट आया था और मत देने को तैयार था। धनपाल चेट्टियार को 26 मत मिलेंगे। किसी ने कहा, नहीं जी, दोनों को 17-17 मिलेंगे और एक निर्णायक मत होगा। दूसरे ने कहा, सब रुपये का खेल है। तीसरा बोला, वे रुपया भी लेंगे और बदमाशों को धोखा भी देंगे। एक और बोला। अंत में धनपाल चेट्टियार को 23 वोट मिले और मुदलियार को 10। एक कोरा कागज था। इस परिणाम को सुनकर बाहर भीड़ ने धनपाल चेट्टियार की जय बोली। बेईमानी, दूसरी तरफ के आदमियों ने चिल्लाकर कहा। ईमानदार तो सिर्फ सीरंग है, मुदलियार ने कहा। दोस्तों, यह कहानी बस इतनी ही। धन्यवाद।